तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप लोगों को शुरू किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और मालूम करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंसेस को कहते हैं which can be broken down into simpler substances by ordinary chemical changes. In a compound, 2 or 3 elements are combined in a fixed proportion. यानी कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं और उसे ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस के ज़रिए से, यानी आम केमिकल चेंजेस के ज़रिए से आप उन सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। नोट दैट वो चेंजेस केमिकल चेंजेस हो, फिजिकल नहीं। मिसाल अगर आपको बताऊं तो इफ़ यू ऑब्जर्व अमोनिया विच इज़ अ कंपाउंड ट्वाइस NH3, उसका एक मैं रिएक्शन बतला रहा हूँ आप लोगों को कि ये अमोनिया है जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन होते हैं। ऐसे अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएं और हैबर्स प्रोसेस के तहत रिवर्सिबल मैनर में उसका जब रिएक्शन किया जाए तो इसके जो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें है, वन इज नाइट्रोजन एंड द सेकेंड ये जो दिखाई दे रहा है H 3 टाइम्स, तो ये है हाइड्रोजन। तो ये इस कंपाउंड के एलिमेंट्स है। ओके, तो इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में हम बदल सकते हैं। ओके, जब इस पर से प्रेशर रिड्यूस किया जाए, हैबर्स प्रोसेस का जो रिवर्सिबल स्टेप है उसको फॉलो किया जाए, तो आपको हासिल होता है N2। एक सब्सटेंस है जिसका नाम है नाइट्रोजन गैस, यानी नाइट्रोजन अलग हो जाती है और उसके बाद आपको दूसरा सब्सटेंस हासिल होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 विच इज़ नथिंग बट दी हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये इतना रिएक्शन आपको कंपाउंड का डेफिनेशन समझा देता है कि प्योर सब्सटेंस है, अमोनिया है, प्योर फॉर्म में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसमें होता है, तो हम ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से उसके जो कंपोनेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने करके देखा। ओके, तो ऐसी ही दूसरी एग्जांपल्स भी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपाउंड्स, कि ये प्योर सब्सटेंसेस है जिनको आप ब्रेक कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस के ज़रिए से। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोगों को पता है कि मैटर जो है ये 3 स्टेट्स में हासिल होता है, या 3 स्टेट्स हमको कॉमन स्टेट मैटर की पता है। ओके, वन इज सॉलिड स्टेट, द सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड इज गैसियस स्टेट। अब इसके बारे में पूरा डिटेल आप लोग जो है वो यूनिट नंबर 3 जो आपका रहेगा, यानी चैप्टर नंबर 10 उसके अंदर जो आपका रहेगा उसमें आप लोग पढ़ने वाले। बट जो शुरुआती मालूमात हमें पता है सॉलिड्स के अंदर, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स। तो उस मैटर की ये 3 हालतें कैसे दिखाई देती है हमको? तो उसकी वजह ये है कि इन सॉलिड स्टेट द पार्टिकल, सपोज दिस स्फीयर इज़ अ पार्टिकल, तो सॉलिड स्टेट में ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, करीब करीब होते हैं, जुड़े होते हैं, और इनमें इंटर पार्टिकल फोर्सेस, जिसको इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, वो फोर्सेस इनमें ज़्यादा होता है। इसलिए सब्सटेंस हमको हार्ड कंडीशन में या हार्ड स्टेट में मिलता है, जिस स्टेट को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। और ये हार्डनेस की वजह से फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। लिक्विड स्टेट में आप गौर करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा कि उसमें जो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर लिक्विड स्टेट बना है वो पार्टिकल्स कुछ फासले पर होते हैं और उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं एज़ कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट।
इसीलिए लिक्विड के बारे में हम देखते हैं कि लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड जो है वो फ्लो करता है क्योंकि उसमें ऐसे लेयर्स बन जाते हैं पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से लिक्विड में लेयर्स बनते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, बहता है। ओके, और गैसीय स्टेट की हम बात करें तो गैसीय स्टेट के अंदर द पार्टिकल्स दैट कंस्टिट्यूट्स अ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, और वी में से कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिएबल है, यानी ना के बराबर है। तो इसीलिए गैसीय स्टेट जो है हमको नेकेड आइज से दिखाई भी नहीं देती। अगर गैस कलरलेस हो सो वी कैन नॉट सी इट बाय द नेकेड आइज, हम खुली आंखों से उसको देख भी नहीं सकते। ओके, सो दिस इज अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो मैटर जो है उसके मेजरमेंट को 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ में क्लासिफाई किया गया है। वन इज़ कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसको हम तबाही खुसूसियत कहते हैं, और दूसरी जो प्रॉपर्टी उसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि उसे हम कीमियाई खुसूसियत कहते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ये वो प्रॉपर्टीज़ है कि जिनको हम बग़ैर केमिकल कंपोजिशन चेंज किए पता करते हैं। Physical properties are those which can be measured or observed without changing the chemical composition of the substance. Substance की chemical composition यानी उसकी कीमियाई हालत को बदले बिना जिन properties को observe किया जाता है उन properties को कहते हैं physical properties. ओके, जैसे मिसाल के तौर पर water है, so without changing the nature, without changing the state of it, we can ऑब्जर्व मेनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। जैसे कि वाटर का स्टेट कौन सा है, हम कहेंगे कि वाटर का स्टेट सॉलिड स्टेट है। वाटर का डेंसिटी क्या है, हम उसका डेंसिटी कहेंगे कि इसका डेंसिटी जो है वो 1 है। ठीक है, उसी तरीके से अलग अलग इसकी जो खुसूसियात है वो खुसूसियात जो हम उसकी स्टेट चेंज किए बिना पता करेंगे। दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये वो प्रॉपर्टीज़ है जब सब्सटेंस केमिकल चेंज उसके अंदर होता है, द सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज, और इसी वजह से उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी बदल जाता है। ओके, क्योंकि इफ़ वी चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, डेफिनेटली इट्स केमिकल कंपोजिशन इज गोइंग टू चेंज। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इससे हमें पता चलता है, मिसाल के तौर पर अगर वाटर, तो वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता करनी है, देन यू हैव टू ट्रीट वाटर विथ एनी अदर केमिकल सब्सटेंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखा HCl, तो HCl से रिएक्शन करने पे आपको पता चलेगा H3O प्लस Cl माइनस आयंस मिलेंगे आपको। इन आयंस में वाटर का केमिकल कंपोजिशन बदल गया है, इट हैज़ बिकम H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन ये बन गया है। तो ये H3O प्लस आयन जो तैयार हुआ है, इस आयन के बनने की वजह से हमें वाटर की खुसूसियत पता चलती है कि वाटर व्हेन रिएक्ट्स विथ एसिड, जब वो एसिड से रिएक्शन करता है तो एक एक्स्ट्रा H प्लस आयन प्रोड्यूस होता है, और एसिड का जो दूसरा एनायन है वो तैयार होता है, यानी क्लोराइड एनायन तैयार होता है। तो इस पर से हम कुछ नतीजे, कुछ कंक्लूजन्स जो है वो निकालते हैं वाटर के बारे में। ओके, तो ये मैंने सिर्फ वाटर की मिसाल दिया, ऐसे दूसरे जितने भी सब्सटेंसेस होंगे तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते वक्त यही बात की जांच की जाती है कि उन एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर कैसा है, क्या वो एसिड है, क्या वो बेस है, क्या वो न्यूट्रल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यही चीज़ एसिडिटी बेसिसिटी कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैटर के अंदर होती हैं, जैसे उसका मास है, लेंथ है, एरिया है, प्रेशर, वॉल्यूम, टाइम वगैरह। तो ये सारी जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर की होती है, यानी इनके अंदर इनकी एक कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको हासिल करनी होती है, ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में मौजूद होती है। ओके, और उस
क्वांटिटी को हासिल करने के लिए या उस क्वांटिटी को नापने के लिए वी हैव टू यूज़ यूनिट्स। हमें क्या इस्तेमाल करने होते हैं? यूनिट्स। ठीक है, और यूनिट्स जो है वो यूं ही डिटरमाइन किए गए। ठीक है, ऐसे ही डिटरमाइन किए गए, मतलब बिना किसी बहुत ज़्यादा नाप तोल के या बिना किसी बहुत ज़्यादा पाबंदी के, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए गए या यूनिवर्सली कबूल किए गए जो स्टैंडर्ड्स है उनको कहा जाता है यूनिट्स। देखो उनका डेफिनेशन भी आप देखो, द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड, यानी इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलना चाहें यूं ही, ऐसे ही आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। आर्बिट्ररीली डिसाइड किया गया और उसको पूरे तमाम जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब कि जिसको सभी कंट्रीज़ ने, सभी नेशंस ने जिसको एक्सेप्ट किया, ऐसे स्टैंडर्ड, ऐसे मेयार को यूनिट बोलते हैं। अब बहुत सारे सिस्टम, पहले यूनिट ऐसे ही डिसाइड कर लिए गए, फिर उसके बाद बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिन सिस्टम्स के तहत यूनिट्स जो है वो बतलाए जाते हैं या उनको एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे कि CGS सिस्टम, यानी इसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड। ये जो तीन खुसूसी जो बड़े यूनिट्स है, लंबाई, उसके बाद मास यानी वज़न और वक्त यानी टाइम। तो इस सिस्टम को CGS इसलिए बोलते हैं कि इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए, ये तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम या CGS सिस्टम। उसके बाद है FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में लेंथ के लिए फुट, ओके, मास के लिए, वजन के लिए पाउंड और सेकंड जो है वो सेकंड के जो है वो टाइम के लिए। और MKS सिस्टम जिसमें मास के लिए मीटर, वज़न के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह के अलग अलग सिस्टम्स हैं। फिर उसके बाद क्या किया गया कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का जो है वो उसको फॉर्म किया गया, उसको बनाया गया और उस में सभी यूनिट्स को जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल, इस तरीके से SI यूनिट्स करके एक पूरा जो है वो फोरम बनाया गया। और उसमें जो यूनिट्स है वो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किए गए हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने टेबल है, टेबल में आपको दिया हुआ है बेस फिज़िकल क्वांटिटी, यानी जो फिज़िकल क्वांटिटी है, हाँ, जो चीज़ है जो मैटर में होती है, लंबाई, लेंथ। फिर उसके बाद उसको कौन से सिंबल से आप बतलाएंगे या कौन से सिंबल से उसको जाहिर करेंगे, तो उसके लिए L है। SI यूनिट इसका क्या है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट क्या है जो सारे नेशंस में कबूल किया गया है सबकी सहमति के साथ, तो वो है मीटर। और उस यूनिट के लिए स्मॉल m का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है मास। मास को स्मॉल m से बतलाते हैं, उसका डिनोट किया जाता है उसको स्मॉल m से। और SI यूनिट उसका किलोग्राम है और उसका सिंबल kg। टाइम जो है स्मॉल t से जाहिर करते हैं, SI यूनिट का नाम सेकेंड है और उसको स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट I, उसे एम्पियर से यूनिट से जाहिर करते हैं SI सिस्टम में, और कैपिटल A उसका जो है वो सिंबल है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसे कैपिटल T से बतलाते हैं। केल्विन उसका जो है वो SI यूनिट है और कैपिटल K उसका सिंबल है। उसके बाद अगला जो है नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको स्मॉल n से जाहिर करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, और उसका जो यूनिट है SI सिस्टम में वो है मोल और MOL, इस तरीके से इसको जाहिर करते हैं। और सातवां जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी,
इसे आई स्मॉल न्यू या आई न्यू से जाहिर करते हैं, और इसका जो SI यूनिट है वो है कैंडेला, और उसे CD से जाहिर करते हैं। तो जितनी भी ये क्वांटिटीज़ है, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़, आपने फिज़िक्स में पढ़ा है कि फिज़िकल क्वांटिटी ऐसी है कि जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, उसको स्केलर कहते हैं। तो ये सारी बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ है, चंद स्केलर क्वांटिटीज़ है जो आपको दी हुई है, ठीक है, और उनके SI यूनिट्स दिए हुए और SI यूनिट्स के सिंबल्स दिए हुए।